Dear students, welcome to the today e-lecture of PMRS Performance Management and Retention Strategies Unit 4th Module 4th Performance Planning and Measuring Performance. Today we will discuss lecture number 24. In lecture number 24 we will discuss planning individual performance. इंडिविजुअल परफॉर्मेंस प्लानिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल का एक एसेंशियल पार्ट है और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल का। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी इंडिविजुअली परफॉर्मेंस प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है। उसके पीछे क्या रीज़न है? मैनेजर नीड्स टू गेट थिंग्स डन। मैनेजर से उनको अपने सबॉर्डिनेट से काम कराना होता है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ सके। तो इंडिविजुअल गोल सेटिंग प्रोसेस है, उसको मैनेजर से सहायता मिलती है कि वो किसी दूसरे को रिस्पॉन्सिबल बना सकता है और उसको उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए जिम्मेदार ठहरा सकता है, क्योंकि मैनेजर अकेला तो सारा काम नहीं कर पाएगा। तो उसके पास जो ह्यूमन बीइंग है, जो उसके पास स्टाफ है, सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको अपनी टास्क उनको देनी पड़ेगी, तो उनको उसके परफॉर्मेंस की प्लानिंग करनी पड़ेगी। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती है जब गोल्स राइटिंग में होते हैं। तो जो मैनेजर है वो जब इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस की प्लानिंग करता है तो रिटर्न में है वो उनके गोल यानी कि टारगेट सेट करता है। सेकंड क्या है? द मोर पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम एट वर्क द मोर इंगेज एंड प्रोडक्टिव दे आर। जब सबॉर्डिनेट्स को पता रहता है कि मैनेजमेंट की उनसे क्या रिक्वायरमेंट है और वो चीज़ रिटर्न में होती है, तो वो उस एक्टिविटी को करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और इनसे उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो जो इंडिविजुअल गोल सेटिंग प्रोसेस है, अगर अच्छे ढंग से किया जाए तो जो सबॉर्डिनेट्स हैं उसकी भी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्या है? मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए लीडर इज टू गेट बिजनेस रिजल्ट्स एंड इंक्रीज द कैपेबिलिटीज ऑफ टीम्स ऑफ एम्प्लॉय। तो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए लीडर क्या होती है कि उसको जो बिजनेस रिजल्ट है वो उसे अचीव करे, प्राप्त करे, और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ और कॉम्पिटेंसी को इंक्रीज़ करे। तो जब पर्सनल एम्प्लॉय के गोल सेट किए जाते हैं तो जो मैनेजर है वो जो ये प्लानिंग करता है उस प्लानिंग को वो रियलिटी में कन्वर्ट कर लेता है। तो द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस प्लानिंग बेसिकली सुपरवाइज़र और एम्प्लॉय दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है और ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल के स्टार्टिंग में होता है। तो द परफॉर्मेंस प्लान इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय द सुपरवाइज़र एंड एम्प्लॉय टुगेदर। तो जो इंडिविजुअल है उसकी परफॉर्मेंस की प्लानिंग उसका सुपरवाइज़र और वो खुद दोनों मिलकर करते हैं, प्रायोरिटी सेट करते हैं, और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल उसके स्टार्टिंग में ही डिस्कशन होगा और पूरे साल भर वो कोऑपरेटिवली वर्क करते हैं जिससे कि उन्होंने जो परफॉर्मेंस की प्लानिंग की है वो ढंग से इम्प्लीमेंट हो जाए। तो बेसिकली जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस प्लानिंग है ये 4 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट क्या है? एग्रीइंग अपॉन की रिजल्ट एरियाज। सेकंड, एग्रीइंग अपॉन परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड, एग्रीइंग अपॉन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एंड देयर एसोसिएटेड परफॉर्मेंस टारगेट्स। एंड फोर्थ, एग्रीइंग अपॉन एक्शन प्लान्स। तो फर्स्ट क्या है? एग्रीइंग अपॉन की रिजल्ट एरियाज। की रिजल्ट एरियाज यानी कि के आर एज बेसिकली क्या है? किसी भी जॉब में नंबर ऑफ टास्क हैं वो किसी भी एम्प्लॉय को परफॉर्म करनी होती हैं, लेकिन उन नंबर ऑफ टास्क में से 3 या 4 टास्क ऐसी होती हैं जो कि उस जॉब के लिए की रिजल्ट एरियाज होती हैं, क्रिएटिव होती हैं, वो क्रिटिकल होती हैं। अगर आप उनको ढंग से कर लोगे तो आप उस जॉब पर मैक्सिमम आउटपुट दे पाओगे, यानी कि KWOs दे पाओगे। तो जो की रिजल्ट एरियाज है उसको आइडेंटिफाई करने से एम्प्लॉय को क्या मदद मिलती है? उन्हें अपने रोल क्लियर हो जाते हैं, वो अपने रोल को ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटजी प्लान के साथ अलाइन कर पाते हैं, उनका फोकस है वो रिजल्ट पर रहता है रादर देन एक्टिविटीज़ पर। किसी भी एम्प्लॉय है उसको अगर आपने उस जॉब के की रिजल्ट एरियाज बता दी तो उसे अपना रोल पता है कि उसे उस जॉब पर क्या रोल करना है। उन्हीं की रिजल्ट एरियाज के बेस पर आगे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को सेट किए जाते हैं। की रिजल्ट एरियाज के बेस पर ही एक्टिविटीज़ की प्रायोरिटी सेट की जाती है जिससे कि टाइम का प्रॉपर मैनेजमेंट हो पाता है, क्योंकि उस जॉब पर हम वही काम करेंगे जो कि उस जॉब के लिए क्रिटिकल है। और जो वर्क की रिजल्ट एरियाज में नहीं आते हैं, जो टास्क की रिजल्ट एरियाज में नहीं आती, उन्हें हम अवॉइड करेंगे। और जो आप की रिजल्ट एरियाज के बेस पर एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस की प्लानिंग करोगे तो जो आपके डिसीजंस होंगे वो वैल्यू एडेड डिसीजंस होंगे। तो की रिजल्ट एरियाज बेसिकली किसी भी जॉब के 80% वर्क रोल होते हैं। तो 4 या 5 एक्टिविटी ऐसी होती है जो कि उस जॉब का 80% वर्क कंप्लीट
करती हैं। तो अगर केवल हम इन्हीं पे ही ढंग से फोकस कर लेंगे तो बाकी के जो और वर्क हैं उनको हमको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है और हमारा आउटपुट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। कुछ हैं वो की रिजल्ट एरियाज़ हैं जॉब टू जॉब वेरी करेंगे, लेकिन हर जॉब में 3 to 5 की रिजल्ट एरियाज़ मिलेंगे ही मिलेंगे। सेकंड क्या है, एग्रीइंग अपॉन परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स। जो की रिजल्ट एरियाज़ हैं उनके बेस पर उन परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स को भी डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे कि टेलीकॉलर की जॉब के लिए की रिजल्ट एरिया है कम्युनिकेशन स्किल, सेल्स की जॉब के लिए की रिजल्ट एरिया है पर्सनल सेलिंग स्किल्स, प्रोडक्शन की जॉब के लिए की रिजल्ट एरिया है प्रोडक्शन ऑफ द फिनिश गुड्स। तो हर जॉब के लिए अपने अलग अलग क्या होंगे, की रिजल्ट एरियाज होंगे, लेकिन उनको इंडिविजुअल की जब हम परफॉर्मेंस प्लानिंग करेंगे तो उन की रिजल्ट एरियाज के बेस पर सुपरवाइजर सबऑर्डिनेट के साथ मिलकर परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करता है। तो जो परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स हैं वो स्मार्ट होने चाहिए, यानी कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड होने चाहिए। वेरीफिएबल हो, स्पेसिफिक हो, चैलेंजिंग हो, वो खुद जो इंडिविजुअल है उनको ऑन करे, उन्हें अपना समझे, अपने उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए अपना कमिटमेंट दे। तो परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव फॉर ए की रिजल्ट एरिया गिव्स ए कंटेक्स्ट फॉर द KRA बोथ इन टर्म्स ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव एंड कंट्रीब्यूशन टू द वर्क एरिया। फॉर एग्जांपल जैसे कि की रिजल्ट एरिया है वो ऑफिस मैनेजमेंट का एक जर्नल एम्प्लॉय के लिए होता है कि वो ऑफिस को ढंग से मैनेज करे। तो द परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, डेवलप ए क्लाइंट फोकस इमेज एंड सर्विस डिलीवरी मॉडल। तो ये जो परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इन्हीं के बेस पर ही जो एम्प्लॉयज़ की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की प्लानिंग की गई है उसको मेजर किया जाता है और उसके बाद उसे कंपेयर किया जाता है। तो जो परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव है ये क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए और ये भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल के स्टार्टिंग में ही एम्प्लॉय को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, एग्रीइंग अपॉन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स KPIs एंड दियर एसोसिएटेड परफॉर्मेंस टारगेट। अब जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये वन डे में तो अचीव हो ही नहीं जाएंगे। ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में पूरा जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल है वो लगेगा। तो सुपरवाइजर को सबऑर्डिनेट के साथ बैठकर कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए जिससे ये पता चल जाए कि वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बेसिकली agreed measures of achievement within the key result areas and can include measures of quantity, quality, efficiency and effectiveness। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका की रिजल्ट एरिया सेल्स पर्सन की जॉब का है मैक्सिमम सेल्स करना, तो उसका जो परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव है वो डिसाइड किया गया 300 यूनिट्स इन ए मंथ की 300 यूनिट्स एक मंथ में सेल करनी है। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या हो गए कि हर 10 दिन के अंदर 100 यूनिट सेल हो जानी चाहिए। अगर पहले 10 दिन 100 यूनिट सेल हो गई इसका मतलब सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। 20वें दिन 200 यूनिट सेल हो चुकी है इट मीन सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अगर पहले 10 दिन में 50 यूनिट ही सेल हुई हैं इट मीन्स और ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इंडिकेटर ये बता देगा हम राइट ट्रैक पर जा रहे हैं, फास्ट जा रहे हैं या फिर स्लो जा रहे हैं। कोई भी चेंज होगा तो वो आप अपनी परफॉर्मेंस में की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बेस पर कर सकते हो। जैसे कि आपको 50 है तो अगले महीने अगले 10 दिन में आपको अब 100 की जगह 150 सेल करनी पड़ेगी, या आपने 1 से 10 तारीख तक ही 150 सेल कर दी तो आप अगले कुछ दिन आराम से रिलैक्स मोड में रह सकते हैं। तो आप अपनी परफॉर्मेंस को गियर अप करना है या उसको थोड़ा स्लो रखना है या आपकी परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बेस पर डिसाइड कर सकते हो। तो ये करना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स डिसाइड किए जाते हैं प्रीवियस रिजल्ट्स के बेस पर, कॉरपोरेट और स्ट्रेटेजिक क्या गोल्स हैं उनके बेस पर, अगर स्टेक होल्डर ने कोई स्पेसिफिक डेडलाइन दी है जैसे कि कोई कस्टमर है उसने बोला है कि मेरे को 10 दिन के अंदर 500 यूनिट्स चाहिए, तो आपको जो इंडिकेटर्स है परफॉर्मेंस का वो 10 दिन के अंदर 500 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का रखना पड़ेगा। बजट के बेस पर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कितने हैं जो उस टास्क को कंप्लीट करते हैं उसके बेस पर, और जो सबसे बेस्ट एस्टिमेट हो जहाँ पर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और रिसोर्सेज का उसके बेस पर। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, एग्रीइंग अपॉन एक्शन प्लान। अभी तक जो भी सुपरवाइजर और सुपीरियर के बीच में डिस्कशन हुआ है वो अभी वर्बली हो रहा है, अभी उसका कोई एक्शन प्लान रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनाया है। लेकिन जैसा पहले बताया कि जो
इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की प्लानिंग की जाती है ये रिटर्न होती है, जिससे कि एम्प्लॉय और सुपीरियर दोनों के लिए ये कमिटमेंट हो जाए। तो कैसे आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, उसके बेस पर जो एम्प्लॉयज़ है उसकी परफॉर्मेंस का एक्शन प्लान बनाया जाता है। तो बेसिकली एक्शन प्लान होता क्या है, कुछ सिक्वेंशनल लिस्ट होती है एक्शंस की, जो कि आपको अपनी जॉब पर करनी होती है, जिससे कि आप अपने टारगेट को अचीव कर सको। अगर ए एक्शन काम नहीं चल रहा तो एक बैकअप एक्शन यानी कि बी एक्शन भी होना चाहिए। तो क्या वर्कलोड होगा, क्या टास्क की शेड्यूलिंग होगी, कितना बजट एस्टिमेशन होगा, कितने लोग मिलकर करेंगे, ये सब के सब उस एक्शन प्लान में होता है। अब नेक्स्ट क्या है, कंडक्टिंग एन एनुअल परफॉर्मेंस। तो जो फेस टू फेस मीटिंग है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपरवाइज़र और एम्प्लॉय दोनों की होती है। दोनों को मिलकर एनुअल परफॉर्मेंस की मीटिंग की प्लानिंग करनी चाहिए। तो सबसे पहले वो दोनों मिलकर टाइम सेट करेंगे। उसके बाद है जब डिसीजन हो जाएगा क्या क्या परफॉर्मेंस देनी, तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस प्लान की एक एक कॉपी दोनों के पास रहेगी। दोनों मिलकर फैमिलियर रहेंगे ऑब्जेक्टिव से और दोनों कमिटेड रहेंगे सुपरवाइज़र और सबऑर्डिनेट की उन्होंने जो डिसाइड किया है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की प्लानिंग में वो उस पर बने रहेंगे। तो द एग्जैक्ट कोर्स ऑफ द डिस्कशन इज अप टू द पार्टिसिपेंट्स, कि कैसे पार्टिसिपेंट यानी कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट आपस में डिस्कशन करते हैं। तो उनका डिस्कशन किस किस पर होता है, सबसे पहले तो वही एग्रीइंग अपॉन की रिजल्ट एरियाज की उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन सी टास्क या एक्टिविटीज़ सबसे महत्वपूर्ण है, तो उन 4 या 5 एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना। फिर सेकंड वही आपको बता चुका हूँ, एग्रीइंग अपॉन परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स, सुपरवाइजर है उनकी रिजल्ट एरियाज के बेस पर सबऑर्डिनेट की परफॉर्मेंस के ऑब्जेक्टिव्स बनाएगा और वो ऑब्जेक्टिव्स स्मार्ट होने चाहिए यानी कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है, एग्रीइंग अपॉन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी कि टारगेट। नेक्स्ट क्या है, एग्रीइंग अपॉन एक्शन प्लान, दोनों मिलकर आपस में एक्शन प्लान बनाएंगे। और उसके बाद एग्रीइंग अपॉन द इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान। अगर एम्प्लॉय है वो जो उसकी परफॉर्मेंस की प्लानिंग की गई है उस परफॉर्मेंस की प्लानिंग में अगर वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है तो भी ये पहले से डिसाइड होता है, सुपरवाइज़र और सबऑर्डिनेट मिलकर डिसाइड करते हैं कि कैसे इंडिविजुअल यानी कि उस एम्प्लॉय का डेवलप किया जाएगा। किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व कर कर, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को विजिट करा कर, सेमिनार अटेंड करवा कर, ऑन द जॉब कोचिंग देकर, मेंटरिंग देकर, प्रोफेशन में और ज़्यादा टास्क इन्वॉल्व कर कर, या उसको रिसर्च की इन्फॉर्मेशन दी जाए, बुक्स पढ़ने के लिए दी जाए, इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन दी जाए, कोई जर्नल से इन्फॉर्मेशन दी जाए। और नेक्स्ट क्या है, रिव्यू द प्लान। जब एक बार प्लान डेवलप हो गया उसको रिव्यू करना चाहिए, जिससे कि पता चल जाए कि जो गोल्स उसमें डिसाइड किए गए हैं वो अटेनेबल हैं या नहीं है, रिसोर्स रीजनेबल हैं या नहीं है, जो एम्प्लॉय को टारगेट दिया है, वर्कलोड दिया है, वो टोटल वर्कलोड के प्रपोजिशन में है या नहीं है, और जो परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव हैं वो एम्प्लॉय और सुपरवाइजर दोनों को क्लियर है या नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या है, रिव्यू करने के बाद साइनिंग ऑफ द कंप्लीटेड प्लान। जब पूरा एक्शन प्लान बन गया तो उस पर सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट दोनों के साइन होंगे। एक कॉपी उसकी सुपीरियर के पास होगी और दूसरी कॉपी उसके सबऑर्डिनेट के पास होगी। अब नेक्स्ट क्या है, प्रिपेयरिंग ए चेकलिस्ट फॉर परफॉर्मेंस प्लान। जैसा कि मैंने बताया था कि हम परफॉर्मेंस प्लान को जब रिव्यू करते हैं तो उसमें कुछ चेकलिस्ट होती हैं जिसके बेस पर ये देखा जाता है कि परफॉर्मेंस प्लान में कोई करेक्शंस की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। तो जो अगर हैं तो टिक लगाते जाएंगे और अगर नहीं है वो चीज़ उस परफॉर्मेंस प्लानिंग में तो उसको हम उसमें इंक्लूड करेंगे। तो फर्स्ट क्या चेक करेंगे, इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस क्लियर, कि मतलब सुपरवाइज़र और सबऑर्डिनेट दोनों को क्लियर है कि क्या परफॉर्मेंस है वो सुपरवाइज़र सबऑर्डिनेट से एक्सपेक्ट करता है। अगर है तो रिव्यू की ज़रूरत नहीं है और अगर नहीं है तो रिव्यू की ज़रूरत है। नेक्स्ट सेकंड, आर द क्रिटिकल एलिमेंट्स ट्रूली क्रिटिकल, कि उस जॉब में जो एलिमेंट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं की रिजल्ट एरियाज वो वाकई में ही उस जॉब के लिए क्रिटिकल हैं या नहीं है। अगर हैं तो रिव्यू की ज़रूरत नहीं है और अगर नहीं है तो वापस में रिव्यू की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्या, आर द स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल, कि जो की रिजल्ट एरियाज में की रिजल्ट एरियाज के बेस पर ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए गए हैं तो जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं वो एप्लीकेबल हैं या नहीं है। अगर एप्लीकेबल हैं तो रिव्यू की ज़रूरत नहीं है और अगर एप्लीकेबल नहीं है तो रिव्यू की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है, आर द स्टैंडर्ड्स फेयर,
कि जो परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए गए हैं वो वाकई में फेयर हैं या नहीं है, या किसी को ज़रूरत से ज़्यादा तो टारगेट नहीं दे दिया गया। अगर फेयर हैं तो रिव्यू की ज़रूरत नहीं है, और अगर फेयर नहीं है तो रिव्यू की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्या है, आर द स्टैंडर्ड्स अटेनेबल, क्या उन स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के लिए सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं। अगर सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं, वो स्टैंडर्ड्स अटेनेबल हैं, तब तो रिव्यू की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो स्टैंडर्ड्स अटेनेबल नहीं है तो रिव्यू की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्या, आर द स्टैंडर्ड्स चैलेंजिंग, क्योंकि गोल सेटिंग थ्योरी कहती है कि जिस पर्सन का जितना पोटेंशियल होता है टारगेट उससे थोड़ा सा ज़्यादा सेट करना चाहिए, तभी वो टारगेट उसको चैलेंजिंग लगेगा। तो अगर ऐसे चैलेंजिंग है जब तो रिव्यू की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ऐसे चैलेंजिंग नहीं है तो रिव्यू की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्या, आर द एलिमेंट्स एंड स्टैंडर्ड्स फ्लेक्सिबल, क्या जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये बिल्कुल एक स्पेसिफिक डिसाइड किया गया है या कुछ रेंज दी गई है। जैसे कि आपको 300 सेल्स करनी है तो ये तो बिल्कुल स्पेसिफिक है, लेकिन आपको 260 से या 270 से 320 तक की सेल करनी है, तो इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो अगर फ्लेक्सिबिलिटी है तो रिव्यू की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो रिव्यू की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है, विल एम्प्लॉयज़ अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, क्या एम्प्लॉयज़ हैं उनको पता है कि उनसे क्या रिक्वायरमेंट है। तो अगर स्टैंडर्ड्स जेनरिक हैं, मीजरेबल नहीं हैं, तब तो रिव्यू की ज़रूरत है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड स्मार्ट हैं, स्पेसिफिक हैं, मीजरेबल हैं, अचीवेबल हैं, रियलिस्टिक हैं, टाइम बाउंड है, और वो जो स्टैंडर्ड्स हैं वो रिटर्न में लिखे हुए हैं, तब तो रिव्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी के साथ ही आपका ये जो टॉपिक है लेक्चर नंबर 24 प्लानिंग इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, ये कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।